बहुत स्ट्रैटेजिकली आपने तैयारी करी है कि जो एरियाज डिफिकल्ट लग रहे थे, या जैसे मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूँ कि जो फैक्चुअल टॉपिक है, जिनमें कुछ भी नहीं पता कि वो चीज कहाँ से पूछी जा सकती है, उसको आप हमेशा एंड में तैयारी करिए, ताकि बाकी टॉपिक जब आपने अच्छे से तैयार कर लिए तब आप इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज आप कितना भी इसमें एफर्ट लगा लें, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उस सिलेबस में से क्या पूछा जाए। जी जी। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. And आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट. She is Miss Siddhika. She has qualified her GRF and Management. और काफी सारे स्टूडेंट्स को जैसे लगता है कि सर हम अपनी मास्टर्स करते करते कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो इन्होंने अपनी मास्टर्स MBA परस्यू करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट में GRF एंड मैनेजमेंट क्वालिफाई किया है. तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो इनकी जर्नी रही है उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So first of all, heartiest congratulations, Siddhika, and thank you so much for joining us on the channel and sharing your successful journey. Thank you so much, sir. It's a pleasure. Wonderful. Siddhika, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए. What are your educational qualification? क्या क्या आपने किया है अपना JRF qualify करने से पहले, उसके बारे में कुछ बताइए. Sir, I have done my BCom from our Girls Degree College, and after that I have worked as an accountant in an exports company. And to pursue my MBA, I have left the job and I have done MBA from Lucknow University. Okay. और कुछ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह? Yes sir. कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह कुछ काम किया है आपने? Yes sir. सर मैंने एज एन अकाउंटेंट एक एक्सपोर्ट्स कंपनी में वर्क करा है फॉर अ ईयर. ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो मतलब कैसा रहा है आपका MBA का जर्नी, कैसा रहा है और कितना चैलेंजिंग था उसके साथ साथ JRF की तैयारी करना? सर थोड़ा चैलेंजिंग तो था सर, दोनों को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था सर. अर्ली फेज में थोड़ा डिफिकल्ट था सर, जब मैं बाद में सर थोड़ा मैंने यूज टू हो गई तो फिर मैं कर लेती थी सर मैनेज. चलिए, बहुत अच्छी बात है सिद्धिका. आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छे से दोनों चीजों को बैलेंस किया होगा. सिद्धिका, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सिद्धिका कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है रिगार्डिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, सॉरी पेपर 2 मैनेजमेंट? सर पेपर 1 एंड पेपर 2 की स्ट्रैटेजी सर मेरी थोड़ी सिमिलर रही है सर. व्हाट आई प्लान वाज कि सर मैंने ना 80 to 85% सिलेबस दोनों पेपर का कवर करा था. सर मैंने पूरा सिलेबस जो है मैंने किसी का भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि सब सिलेबस तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता. सर मैंने पेपर 1 का 80% जो सिलेबस था उसको बहुत डीपली पढ़ा था, एंड सिमिलर फॉर पेपर 2 का भी जो 80% सिलेबस था उसको मैंने बहुत डीपली पढ़ा था. आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई सिद्धिका कि जितना डिटेल सिलेबस है, कई बार हमारे दिमाग में ये होता है, खैर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो सके, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा और या फिर पूरा सिलेबस कवर करने में हम क्वालिटी मिस आउट कर जाते हैं, हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. सो आई थिंक अगर आपने 85% भी कवर किया है लेकिन क्वालिटी से कवर किया है, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके कवर किया है, तो आई थिंक उसके बेसिस पे 60-65% स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. आई थिंक आप एक जीता जाता एग्जांपल है हमारे सामने कि आपने 80-85% सिलेबस कवर करके भी JRF क्लियर कर. यस सर. और सर 80 to 85% पढ़े, लेकिन उसमें सर प्रोडक्टिव पढ़े सर, उसमें क्वालिटी कंटेंट पढ़े. बिल्कुल बिल्कुल पढ़े. जी जी सर. वो जो डेप्थ आती है ना सर, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करे बहुत अच्छे से सर, तब आपको पता चलता है कि कितने डीप में जाके NTA जो क्वेश्चंस पूछ रहा है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्धिका. मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपका MBA साथ साथ चल रहा था, तो आप टाइम किस तरीके से मैनेज करती थी? क्या आपका डेली शेड्यूल होता था, क्या डेली रूटीन होता था, कितने आवर्स आप देते थे अपनी तैयारी को? सर मैं जब अर्ली फेज में प्रिपेयर कर रही थी तो सर मैं 4 घंटे देती थी एग्जाम के लिए, और साथ में MBA भी कर रही थी, तो सर तब इतना नहीं दे पाती थी मैं टाइम. तो फिर सर जब कोविड हुआ था सर 2021 में सर, अप्रैल में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे, तो सर तब थोड़ा सा सब बंद हो गया था. तो उस टाइम पे सर मुझे एज एन अपॉर्चुनिटी सर मैंने इसको यूज किया. मैंने सर तब UGC NET की प्रिपरेशन कर डाली सर. देखिए कितनी अच्छी चीज आपने कही, बिकॉज मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर एग्जाम कब कंडक्ट होगा. और आपने देखिए उस अपॉर्चुनिटी को, उस टाइम को यूटिलाइज किया और उसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर दिया. यस सर. तो आई थिंक इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. जी जी सर. मैंने जो उस टाइम पे था ना सर उस टाइम पे मैंने सर पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर डाली थी. उस टाइम पे मुझे
अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल गई थी कुछ प्रिपेयर करने के लिए सर, क्योंकि सर ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कॉलेज जा नहीं रहे थे, तो सर मैंने इसी को टाइम को यूटिलाइज कर लिया। बहुत बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क किया सिद्धिका आपने। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ड वर्क करने से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए और टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। यस सर, यस सर। सिद्धिका, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, उसको किसी ना किसी टॉपिक में जरूर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई और आपने उसको कैसे टैकल किया? सर पेपर 1 के लिए सर मुझे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सर बहुत डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि सर वो उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, वो सर करंट ट्रेंड्स पे आता है। मतलब जो पढ़ा वो तो आता ही नहीं सर, वो पता नहीं कौन से टाइप के सर क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो एक सबसे ग्रे एरिया है पीपल एनवायरनमेंट की, उसमें से वो कुछ भी रैंडमली पूछ लेते हैं सर, वो कुछ भी रैंडमली कहीं से भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मतलब कुछ भी आ सकता है उसमें से। तो सर वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ये थोड़े से टॉपिक्स थे सर, इनका सिलेबस मुझे थोड़ा सा कवर करने में डिफिकल्टी आती थी। तो सर मैंने इसके लिए क्या करा सर, मैंने इसके जो पीवाईक्यूज थे और एमसीक्यूज थे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए थे। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक बहुत स्ट्रैटेजिकली आपने तैयारी करी है कि जो एरियाज डिफिकल्ट लग रहे थे, या जैसे मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूँ कि जो फैक्चुअल टॉपिक है जिनमें कुछ भी नहीं पता कि वो चीज कहाँ से पूछी जा सकती है, उसको आप हमेशा एंड में तैयारी करिए, ताकि बाकी टॉपिक जब आपने अच्छे से तैयार कर लिए तब आप इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज आप कितना भी इसमें एफर्ट लगा लें, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उस सिलेबस में से क्या पूछा जाए। जी जी जी। आई थिंक बहुत स्मार्ट। जी जी। और सर पेपर 2 के लिए जो मेरी चैलेंजिंग था सर, वो स्टैट्स का यूनिट था, जो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है एंड सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये तो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स थे। तो सर मैंने इनके लिए जो है थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, और मैंने इनको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था, क्योंकि सर मुझे पता था कि मैं थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक से इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाऊंगी। तो सर जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ थी आपने उसको एडवांस कर दिया, और जो वीकनेस थी उसको आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ के चले गए, ताकि एटलीस्ट बेसिक सवाल तो कर पाए। जी सर ओवरव्यू ले लिया था खूब अच्छे से कि हाँ जो इजी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से एटलीस्ट उसको तो हम कर ही लेंगे बस। आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई सिद्धिका, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं, और हर टॉपिक से हमेशा ऐसा होता है कि कुछ बेसिक सवाल जरूर आते हैं। तो अगर आपने ओवरव्यू भी लिया हुआ है तो एटलीस्ट 2-3 सवाल तो उस टॉपिक से भी सही हो ही जाएंगे। जी जी जी। राइट सिद्धिका, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि पास्ट ईयर, जैसे आप ऑलरेडी इतना कुछ बता चुकी हैं पास्ट ईयर्स के बारे में, पास्ट ईयर्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, या फिर क्या हम सिर्फ पास्ट ईयर पे रिलाई कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए सिद्धिका। नहीं सर सिर्फ पास्ट ईयर पे आप रिलाई नहीं कर सकते सर, अगर सिर्फ पास्ट ईयर करके आप चले गए तो पेपर नहीं क्लियर हो पाएगा। और आपको सर क्या करना है सर, सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए और सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एकदम जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स की डेप्थ में जाके पढ़ना है, उसको डीपली एनालाइज करना है कि सर कहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। सर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में सर, जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। और सर आपके जो क्वेश्चंस रहते थे, मैंने फ्री की क्लासेस देखी आपकी सर, आपकी जो रिसर्च की क्लासेस और ह्यूमन रिसोर्सेज के मैंने एमसीक्यूज देखे थे सर, उन क्वेश्चंस की मतलब फ्रेमिंग ही नेक्स्ट लेवल पे होती है। सिद्धिका थैंक यू फॉर सेइंग दैट। एक्चुअली अब मैं आपको सच बात बताऊं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप स्टूडेंट्स इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप सब देख रहे हैं कि अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट जो पेपर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे आपने कहा कि सर इन टॉपिक्स को डीपली जाके पढ़ना है, अब अगर हम सिर्फ पास्ट ईयर्स को देख के चले जाएंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो आपको बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या आपको डीप कंसेप्ट्स आते हैं कि नहीं। वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और फिर एग्जाम में जब उनसे नहीं होता है तो उन्हें लगता है सर हमारा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो आई थिंक थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज आप लोग जब ये चीजें बताते हैं, जब इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो शायद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि नहीं सर जिस लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं वो कल को काम ही आने। बहुत सारे अभी मुझे और भी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर हमने नेट जेआरएफ तो क्वालिफाई किया ही, साथ साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस भी क्रैक कर लिए। कल मेरे पास दिलप्रीत जी का मैसेज आया था जो आपके ग्रुप पे ही हैं, और एक और शिल्पा मैम है, उनका मैसेज आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं, उनको भी वो लेक्चर्स फायदेमंद लग रहे हैं, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के। सब बहुत फ्रूटफुल लेक्चर्स होते हैं आपके।
चलिए, थैंक यू सो मच सिद्धिका फॉर सेइंग दैट। सिद्धिका, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या है अभी तो बच्चे ऊपर ऊपर से मॉक टेस्ट लगा के चले जाते हैं, सिंसियरली मॉक टेस्ट नहीं लगाते। तो आपका क्या टेक है, या फिर आपने कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए? सर मैंने मॉक टेस्ट तभी लगाए थे सर जब मैंने थोड़ा मतलब अच्छे से, जब आप तैयारी कर ले, अच्छे से स्टडी कर ले, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सर अगर आपने पढ़ाई नहीं और आप मॉक टेस्ट लगाने लगे तो सर फिर वो सॉल्व ही नहीं होगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सर मैं ये कहूंगी कि पहले खूब अच्छे से पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, उसके बाद सर आप जब मॉक लगाएंगे तो हाँ मतलब अच्छी उसमें क्वालिटी आनी चाहिए सर मॉक लगा। तो ऐसे नहीं कि मतलब सारे सर गलत हो रहे, ऐसे नहीं लगेगा फिर। सर मैं ये कहूंगी कि पहले आप अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद आप मॉक लगाएं। सिद्धिका, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी क्या लग रही है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को आईना दिखा रही है, वो जो कहते हैं ना कि आईना दिखा दिया बच्चों को। क्योंकि अभी क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, और उनको बहुत जल्दबाजी होती है कि यार जल्दी से मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, जल्दी से पास्ट ईयर पेपर लगा लेते हैं। बट आपने बहुत सही बात कही कि अगर हम बिना सिलेबस को पढ़े, बिना टॉपिक को कंप्लीट किए चले जाएंगे मॉक टेस्ट पे, तो वो क्वेश्चंस गलत ही होने, और एक बार वो गलत हो गए तो हमारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा और इस मॉक टेस्ट को लगाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। जी जी। और सर वो जो मॉक टेस्ट में जो सर 4 ऑप्शंस होते हैं ना सर, वो चारों ऑप्शंस को स्टडी करना है उनको। एक नोटबुक बना ले जिसमें वो सारे टॉपिक्स को लिख ले वहां पे कि ये पूछा जा रहा है। और सर पीवाईक्यू के साथ भी यही करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट क्लैरिटी करना। अगर हमें 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का मतलब पता है, बाकी तीनों हमें आते ही नहीं है और हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमने 3 कंसेप्ट छोड़ दिए। बट अगर हम हर क्वेश्चन के अंदर 4-4 कंसेप्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन हमने लगाए लेकिन हमने 400 कंसेप्ट रिवाइज करने। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगा। राइट सिद्धिका, सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमने बहुत सारी यूजीसी नेट के बारे में बात कर लिया, थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहेंगे। आपने अब जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया मैनेजमेंट में, तो अब आपके आगे की क्या प्लान है? अभी आप क्या प्रिपरेशन कर रही हैं? पीएचडी करने के लिए जाने की तैयारी कर रही हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रही हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। सर अभी तो मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर, एसओपी और प्रपोजल पे थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब देखिए, जब क्लैरिटी होती है माइंड में कि अच्छा किस साइड जाना है, तो क्या होता है, एक विजन क्लियर होता है और आप उस हिसाब से मेहनत कर पाते हैं। तो ऑल माय बेस्ट विशेस सिद्धिका, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा प्रपोजल प्रिपेयर करेंगी। और कहीं भी आपको लगता है जहां पे मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज लेट मी नो। मैं ऑलरेडी सेशंस लेता रहता हूँ। हाँ जी, मैं ऑलरेडी सेशन लेता रहता हूँ रिसर्च प्रपोजल के एंड एसओपी के। आई एम श्योर कि वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सिद्धिका, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो जून 2022 में एग्जाम लिखने वाले हैं? सर उन एस्पिरेंट्स को सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए और उसको जो है फॉलो करिए। उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टाइम टेबल बिल्कुल वेट टाइम टेबल नहीं बनाना, हमको रियलिस्टिक बनाना। मैं क्या करती थी, मैं पहले मंथ वाइज टाइम टेबल बनाती थी, फिर उसको ब्रेक डाउन करती थी इनटू लाइक वीक में, फिर उनको फर्दर ब्रेक डाउन करती थी डेज में कि हाँ मुझे ये टॉपिक कितने दिन में मेरा एंड हो जाएगा, उसके बाद मुझे ये टॉपिक करना है। सर मैं पूरा एक एक लिख लेती थी सामने कि हाँ मुझे ये टॉपिक इस वीक में खत्म करना है। सर मैं डेली टारगेट्स को सेट कर लेती थी। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स की टारगेट्स तो सेट कर लेते हैं बट वो रियलिस्टिक नहीं होते। तो और बहुत लंबा टारगेट बनाने से कोई फायदा नहीं होता कि हम 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, वो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपका वीकली या फिर डेज के हिसाब से भी टारगेट होना चाहिए कि ठीक है इस डे मुझे क्या कवर करना है। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक टारगेट अगर बना होता है तो हमें बुरा लगता है अगर वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर हम बहुत बड़ा टारगेट बना लेते हैं 3 महीने का, लेट से पहले महीने आपने मेहनत भी नहीं करी तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि नहीं ठीक है 2 महीने उसमें तैयारी करनी। जी जी। तो आई थिंक डेली टारगेट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि डेली टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। और सर पीवाईक्यूज लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए एंड कंसिस्टेंट रहिए। सर अपनी प्रिपरेशन में, स्टडीज में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर बेसिस पे करिए इसको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धिका, बिकॉज वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनवरी में तैयारी शुरू करी, फिर फरवरी में आराम करने लगते हैं, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल में तैयारी शुरू करते हैं और फिर 15 दिन छोड़ देते हैं। तो आई थिंक उससे सारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और जो आपने पढ़ा होता है वो भी दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। और सर स्क्रीन रीडिंग की भी हैबिट डालनी चाहिए, जो स्क्रीन रीडिंग होती है, क्योंकि सर हमको एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड आता है, कंप्यूटर पे देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सिद्धिका आपने। आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को जो आपका इस वीडियो को देखने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सिद्धिका फॉर फाइंडिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन। एंड
I wish you all the luck for So, future. on my Thank you, and congratulations once again, Siddhika. Thank you, so much, sir. thank you. Thank you, sir. It was Bye-bye. lovely interacting with you. Same here, Siddhika. Please take care and all the best. Thank you. Thank you so much, sir.